अल्मोड़ा में विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जारी। बीजेपी मंत्री ने किए 48 लाख खर्च, कांग्रेस ने किया 1 करोड़ 20 लाख खर्च। हल्द्वानी में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने की पीसी, कहा युवाओं के नाम पर की जा रही है राजनीति। खबर रुड़की से है, जहां बीती 20 फरवरी को अवैध रूप से बनाए गए पटाखे के गोदाम में विस्फोट हो गया था और आग लग गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं इतनी बड़ी घटना के होने के बावजूद पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगी थी। वहीं 4 मौतों के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और शहर में ताबड़तोड़ छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन की छापेमारी में अवैध रूप से संचालित हो रहे गोदाम से भरी मात्रा में पटाखे और पटाखे बनाने के बारूद बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, छापेमारी के दौरान पटाखा व्यापारी के गोदाम से लाखों रुपए के पटाखे बरामद किए गए हैं। वहीं रुड़की के सीईओ पल्लवी त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में अवैध रूप से बनाए गए पटाखों के गोदाम के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। क्षेत्र में अभियान के अंतर्गत कार्रवाई लगातार रूप से जारी रहेगी और जहां पर भी अवैध रूप से पटाखा बनाने की फैक्ट्री और गोदाम संचालित हो रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कि कहीं पे कोई इस तरह का अवैध पटाखे बनाने की कोई फैक्ट्री संचालित ना हो, तो उसी कार्रवाई के दौरान गंगनहर में एक पटाखों की इसी तरह की दुकान या फैक्ट्री आप कह सकते हैं, वहां मिली है। उन लोगों के पास लाइसेंस नहीं था। वहां से हमें लगभग 14 पेटी जो है पटाखे बनाने का जो भी बारूद होता है वो बरामद हुआ है। कीमत तो बता नहीं पाऊंगी मैं, अभी अंदाजा नहीं है, लेकिन इसमें जो भी है इनके पास क्योंकि लाइसेंस नहीं था और अवैध रूप से संचालित हो रहा था, तो इसमें इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करते हुए हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से भर्ती घोटाले के बाद युवाओं के सुरक्षित भविष्य को लेकर सख्त नकल विरोधी कानून बनाए जाने के बारे में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं के भविष्य को लेकर संवेदनशील है, इसीलिए प्रदेश सरकार ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून लेकर आई है। प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह भी बताया कि प्रदेश की बीजेपी सरकार सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में धांधली करने वालों को कड़ी सजा देगी। नकल विरोधी कानून में आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सीएम धामी ने युवाओं के भविष्य को मजबूत करने के लिए सीएम उत्थान योजना की भी शुरुआत की है, जिसके तहत युवाओं को मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी, जिसके बाद गरीब तबके के छात्रों को अपना हुनर दिखाने का भी सुनहरा मौका मिलेगा। युवाओं के जीवन से खिलवाड़ नामी जी ने लागू किया है। अगर कोई भी युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ करता पाया जाता है तो 10 करोड़ एक मामूली रकम नहीं है। अगर देखा जाए तो 10 रुपए की भी रकम के लिए आदमी एक दूसरे से डर का माहौल आ जाता है उसके जीवन में, तो 10 करोड़ की रकम तो बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो कोई भी अगर युवा के भविष्य से खिलवाड़ करता है तो 10 करोड़ की जुर्माना एवं आजीवन कारावास, ये सोचने मात्र से ही व्यक्ति कभी भी इस प्रकार का कार्यवाही करने से पहले ये सोचेगा कि हमारे साथ ये हो सकता है। इससे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने से पहले व्यक्ति एक नहीं 10 से ज्यादा बार सोचेगा और फिर उसके बाद युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने के बारे में कभी सोचेगा भी। और ये लगता है कि जब तक इंसान के परिवेश में और जीवन शैली में एक डर का माहौल नहीं आएगा, तब तक ही इस प्रकार की गतियों को बंद नहीं किया जा सकता। नामी जी ने लागू किया। वहीं सगंध पौध केंद्र सेलाकुई पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया, जहां उन्होंने सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का जायजा भी लिया और कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री
गणेश जोशी, विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडी समेत कई विभागों के अधिकारियों और औद्योगिक इकाइयों से जुड़े संचालकों ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से किसानों की आय बढ़ने के विकल्पों पर काम किया जा रहा है, जिससे कि उनकी आय बढ़ सके। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरोमेटिक क्रॉप्स का लोकार्पण का कार्यक्रम था, जिस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सगंध काश्तकारों के लिए 2 मिशन की घोषणा की है यहाँ लागू करने की। एक तो तिमरू मिशन जो यहाँ का लोकल पौधा है और काफी उपयोगी है परफ्यूमरी और दंत मंजन इंडस्ट्री में। दूसरा एक दालचीनी, जैसा आप सब लोग खाते हैं, उसका भी प्रोडक्शन का मिशन यहाँ पे घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री। सगंध केंद्र के आज इस लोकार्पण के अवसर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में यह केंद्र हमारे यहाँ की आर्थिकी का एक बहुत बड़ा जरिया हमारे किसानों का बनेगा। और ये जहाँ एक प्लांटेड मटेरियल उपलब्ध कराने का काम करेगा, वहीं जो पौधे हमारे किसान भाइयों को मिलेंगे यहाँ से, उसको वापस लेकर उनको एक मार्केट देने का भी काम होगा। एक शुरुआत है। A day of वहीं अगली खबर देहरादून से है, जहां 4 धाम यात्रा शुरू होने से 2 महीने पहले ही इसकी समीक्षा शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के कई मंत्रियों और अधिकारियों के साथ इसको लेकर बैठक की है। सीएम धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा के दौरान आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जिससे वो यहां से अच्छा संदेश लेकर जाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यात्रा शुरू होने से पूर्व सभी विभाग के अपने स्तर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली। साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि पिछले साल की 4 धाम यात्रा में जो कमियां रह गई वो इस बार ना रह पाए। सभी संबंधित विभाग उनका निदान करते हुए इस बार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने पर विशेष तौर से ध्यान दें। धाम यात्रा की इस बार हमने काफ़ी पहले समीक्षा प्रारंभ कर दी है। सारी बैठकें पहले भी अधिकारियों के लेवल पर इस पर हो रही थी। कल मैंने इस पर स्वयं समीक्षा की है और सारे विभाग, विशेषकर सड़क है, परिवहन है, आवास है, जल निगम, पेयजल है, इन सभी विभागों को और पुलिस विभाग को, क्योंकि पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं उन अनुभवों के आधार पर और जो व्यवस्थाएं वहां पर सुनिश्चित होनी है। वहीं सगंध पौध केंद्र सेलाकुई पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया, जहां उन्होंने सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का जायजा भी लिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडी समेत कई विभाग के अधिकारियों और औद्योगिक इकाइयों से जुड़े संचालकों ने शिरकत की। इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से किसानों की आय बढ़ने के विकल्प पर काम किया जा रहा है, जिससे उनकी आय बढ़ सके। आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरोमेटिक क्रॉप्स का लोकार्पण का कार्यक्रम था, जिस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सगंध काश्तकारों के लिए 2 मिशन की घोषणा की है यहाँ लागू करने की। एक तो तिमरू मिशन जो यहाँ का लोकल पौधा है और काफी उपयोगी है परफ्यूमरी और दंत मंजन इंडस्ट्री में। दूसरा एक दालचीनी, जैसा आप सब लोग खाते हैं, उसका भी प्रोडक्शन का मिशन यहाँ पे घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। सगंध केंद्र के आज इस लोकार्पण के अवसर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में यह केंद्र हमारे यहाँ की आर्थिकी का एक बहुत बड़ा जरिया हमारे किसानों का बनेगा। और ये जहाँ एक
प्लांटेड मटेरियल उपलब्ध कराने का काम करेगा, वहीं जो पौधे हमारे किसान भाइयों को मिलेंगे यहाँ से, उसको वापस लेकर उनको एक मार्केट देने का भी काम होगा और इसकी हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं और हम लोग लगातार इसका विस्तार हो। पिछले दिसंबर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस एरोमा पार्क का लोकार्पण किया गया था, तब से लेकर वहीं दिनेशपुर नगर पंचायत में बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार साहा कुछ दिन पहले अपने सभी कार्यकर्ताओं को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची थी, जहां 5 सूत्रीय मांगों को मुख्यमंत्री धामी के सामने रखा था, जिनमें से 3 मांगों को विभागीय कैबिनेट मंत्रियों ने भी भरोसा दिलाया है। वहीं इस पर बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार साहा ने कहा कि बंगाली महासभा के 25 डेलीगेटों को शक्ति फॉर्म रुद्रपुर दिनेशपुर से लेकर गए, जहां सीएम ने 5 मांगों में से 3 मांगों को स्वीकृति देने का आश्वासन भी दिया है। वहीं पहली मांग हमारी जहां बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है, वहां कक्षा 1 से लेकर 5 तक बंगला पुस्तक पाठ्यक्रम में लागू हो। दूसरी, रुद्रपुर में विशाल बंगीय भवन के निर्माण के लिए 2 से 3 एकड़ भूमि आवंटित हो। तीसरा, गढ़ के पास गंगानगर क्षेत्र में 45 वर्षों से हो रहे बंगालियों के 120 परिवारों को वन विभाग उचाड़ रहा है। देखिए, हमारा बंगाली महासभा का गठन पिछले 18 जुलाई 2021 को हुआ। तत्पश्चात हमारे बंगाली महासभा के सभी संरक्षकगणों, पदाधिकारीगणों, कार्यकर्तागणों ने एक ही ध्येय रखा कि बंगाली समाज का हित कैसे किया जाए। उस विषय में हम लगातार लगे रहे और पिछले दिनों आपने देखा कि हमने पूरी पाकिस्तानी एक कलंकित शब्द था जिसको हमारे बंगाली महासभा के प्रयासों से दूर किया गया। तत्पश्चात हमने उत्तर प्रदेश में भी कई काम किए बंगाली समाज के हित के लिए। इसी कड़ी में हमने पिछले दिवस 15 फरवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी से एक प्रतिनिधिमंडल मिला, जिसमें हमारे सभी संरक्षण हिमांशु सरकार जी, सम्मानित सीमा सरकार जी, विजय मंडल जी, केके दास जी, उनसे भेंट किया। वहीं उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा में 6 विधानसभा है, जिसमें से 4 बीजेपी और 2 कांग्रेस के विधायक हैं। अगर बात करें इनकी विधायक निधि को खर्च करने की, तो पूरे जनपद में से सबसे कम विकास कार्यों में खर्चा मंत्री रेखा आर्या ने किए हैं, जिसमें पूरे वर्ष में मात्र 48 लाख का ही खर्चा सामने आया है। और दूसरे नंबर पर कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी हैं, जिनके 1 करोड़ 20 लाख अभी तक खर्च किए गए हैं। सन 2022-23 में जो विधायक निधि के अंतर्गत जो है राज्य सरकार से हमको दोनों किस्तें प्राप्त हो गई हैं, जिसमें टोटल 2250 जो हमारा होता है 6 विधानसभा का, वो पूरा पैसा मिल गया। उसमें से 45 लाख जो हमारा प्रशासनिक मद का होता है वो निकालने के बाद 22 करोड़ का जो प्रस्ताव है, उसमें से हमको 15 करोड़ के प्रस्ताव माननीय विधायक जी के स्तर से लगभग प्राप्त हो चुके हैं। और इसमें हमने सारे प्रस्ताव जो है जो स्वीकृत हो गए कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि भी अवमुक्त कर दी गई है। वहीं बात करें अगली खबर की, तो आपको बता दें अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने हल्द्वानी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार पहले दिन से विधानसभा चुनाव 2022 का दृष्टि पत्र धरातल पर उतारने में जुट गई है। धामी पहले मुख्यमंत्री हैं जो 1 वर्ष के भीतर हर जिले तहसील तक पहुंचे हैं। साथ ही जोशी ने यह भी कहा कि विपक्ष सीबीआई जांच की मांग भी कर रही है। वहीं विपक्ष नेशनल हेराल्ड, वाड्रा केस, महाराष्ट्र गृह मंत्री के मामले में सीबीआई और ईडी को भाजपा के इशारे पर काम करने वाली एजेंसी बताता है। उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग युवाओं के कंधे पर राजनीति कर रहे हैं, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं गढ़वाल आयुक्त इस प्रकरण की जांच भी कर रहे हैं। जल्दी इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देने वाले बेनकाब हो जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्ष सीबीआई
जांच के नाम पर भर्ती परीक्षाएं नहीं होने देना चाहता है ताकि युवाओं को रोजगार से वंचित रखा जा सके, लेकिन भाजपा विपक्ष के मंसूबों को पूरा होने नहीं देगी। भाजपा सरकार ने अब तक 750 जेई, 150 एई और 1471 एलटी शिक्षकों और 900 अतिथि शिक्षक, वहीं 371 असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल में नियुक्तियां की गई हैं। साथ ही 2024 तक सरकारी विभागों में रिक्त 30,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां भी की जाएंगी। हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि नकल विरोधी इतना सख्त कानून लाने वाले वो पहले मुख्यमंत्री हैं और ये पहला प्रदेश है। साथ ही इन 22 सालों के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो युवाओं को लेकर जितनी तत्परता से, जितनी तल्लीनता से, जितना संकल्पित होकर के पुष्कर सिंह धामी जी ने 1 वर्ष में काम किया है, उसका परिणाम हम सबके सामने है। हमने 750 लोगों को जूनियर इंजीनियर्स में नियुक्तियां दी हैं। हमने 1400 लोगों को एलटी में नियुक्तियां दे दी हैं। वहीं आगामी 24 फरवरी से 26 फरवरी तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महाधिवेशन होने वाला है। यह महाधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रस्तावित है। एआईसीसी के 85वें महाधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतन मंथन करेगी। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस से भी इस महाधिवेशन में कई दिग्गज नेताओं को स्थान मिला है। इस महाधिवेशन की स्टीयरिंग कमेटी में पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, साथ ही प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को भी शामिल किया गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि इस महाधिवेशन में कांग्रेस आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर चर्चा करेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में कैसे उठाएं, इस पर भी चिंतन मंथन किया जाएगा। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। आदरणीय खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बैठक है, एआईसीसी का महाधिवेशन है और इस बैठक में दिशा तय होगी कि हमको राष्ट्र के हित में कांग्रेस किस तरीके से आगे आएगी, कांग्रेस अब गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए क्या करना चाहेगी, कांग्रेस किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगी, कांग्रेस किस तरीके से पूरे भारत की जो एकता अखंडता उसको बनाए रखने के लिए काम करेगी, किस तरीके से हम अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हैं, जैसे गंगा जमनी तहजीब को बचाए रखना हमारे लिए चुनौती है। इस समय की सरकार उसको लगातार तोड़ने का काम कर रही है। लोग मेहनत कर रहे हैं, आपका मेहनत पार्टी कमजोर हो रही है, ये जो मेहनत कर रहे हैं। वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष के रूप में आईएएस बंशीधर तिवारी ने अपना कामकाज संभाल लिया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले शासन ने 7 आईएएस और 6 पीसीएस सहित 14 अफसरों के विभागों में बदलाव कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बंशीधर तिवारी को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया था। इससे पहले बंशीधर तिवारी पूर्व में एमडीडीए के सचिव के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। देखिए, जो अवैध निर्माण है उसको प्रभावी तरीके से रोकथाम करना, जो मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया है उसके निस्तारण में तेजी ले आना, इसके अलावा जो कंपाउंडिंग मैप यहाँ पेंडिंग है उसके लिए हमने प्लान बनाया। आज ही हम उसका आदेश जारी कर रहे हैं कि हम लोग जो हमारे वार्ड हैं, मोहल्ले हैं, जो हमारा सेक्टर है, वहीं पर जाकर के समन कैंप आयोजित करेंगे
और इसके लिए हर महीने का शनिवार की हम लोगों ने तिथि तय की है। लोगों के बीच जा करके और मौके का निरीक्षण करके त्वरित वहीं निस्तारण करेंगे हर सप्ताह। वहीं फिल्मी तर्ज पर फर्जी इनकम टैक्स रेड के मामले में रुड़की पुलिस ने टीम की सरगना समेत 2 फर्जी ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2,50,000 रुपए की नकदी और एक एप्पल का मोबाइल फोन और इनकम टैक्स के जाली दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, आरोपियों से पूछताछ के बाद न्यायालय में उन्हें पेश कर दिया गया है। वहीं रुड़की गंग नहर कोतवाली में घटना का खुलासा पुलिस कप्तान अजय सिंह ने किया है। एसएसपी अजय सिंह ने यह भी बताया कि बीती 8 फरवरी को रुड़की क्षेत्र में घटी घटना आमजन के बीच चर्चा का विषय बनी हुई थी। फर्जी इनकम टैक्स रेड टीम ने व्यापारी और परिवारजन को कार्रवाई का भय दिखाकर उनसे 20 लाख रुपए की रकम ठग ली। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में उनके खिलाफ फिलहाल केस दर्ज करते हुए जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। 8 तारीख को एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। लोकल व्यापारी हैं जैन साहब, उनके द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ 7 लोग करीब आए थे, 6-7 लोग, और जो इनकम टैक्स अधिकारी बनकर उनके 20 लाख रुपए कैश जो है लेके गए हैं। क्योंकि उनको शुरू में ऐसा लगा कि शायद ये सही में कोई इनकम टैक्स की रेट पड़ी, तो उन्होंने उनके साथ कोऑपरेट किया और जो भी एक पुलिस इनकम टैक्स अधिकारी जिस तरह से डिमांड करते हैं, जिस तरह से फर्द बनाते हैं या चेक करते हैं, उस हिसाब से उन्होंने भी एक व्यापारी होते हुए कोऑपरेट किया। लेकिन जब बाद में इनको शक हुआ, अपने सोर्सेस से जानकारी करी, तो पता चला कि ऐसा कोई भी इनकम टैक्स की रेट उनके यहाँ पर नहीं हुई थी, जिस पर उन्होंने आके थाने पर बाद में उसमें मुकदमा दर्ज कराया। वहीं अगली खबर थराली से है, जहां पुलिस क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग अमित कुमार सैनी ने बुधवार को थराली थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने मालखाना अपराध रजिस्टरों का निरीक्षण करने के साथ ही लंबित वादों और विवेचनाओं को पूरा करने के भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही चौकी प्रभारियों को यातायात नियमों की अवहेलना करने पर मैनुअल की बजाय ई चालान पर जोर देने की बात कही। साथ ही उन्होंने पुलिस को थाना क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए गश्त बढ़ाने और मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। आपको बता दें, पुलिस क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग ने ग्राम प्रहरियों को भी साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी देने के साथ ही पुलिस ऐप डाउनलोड करने और बाहरी व्यक्तियों को सत्यापन के लिए जागरूक करने के निर्देश भी दिए। थाना थराली का निरीक्षण था और निरीक्षण किया गया। इसमें बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया। कहीं कहीं जहां दिक्कतें थी, वायर एक्स्ट्रा हो रही थी, या उनके संबंध में निर्देश दिए गए और वेपन्स की हैंडलिंग करा के देखा गया। जिनकी हैंडलिंग सही नहीं थी उन्हें सीआर के लिए बताया गया है और बाकी साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए बताया गया है। और बैरक का निरीक्षण किया गया। बैरक ठीक थे, जहाँ कुछ कमियां थी वो निर्देशित किया गया है। बाकी जो विवेचनाएं लंबित हैं उनके बारे में सभी सब इंस्पेक्टर्स को निर्देशित किया गया है। बाकी उनके कार्यों की भी समीक्षा की गई है, तो जहां भी कुछ कमियां पाई हैं उनको अवगत करा दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।